हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक युग, वैदिक एज। तो इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक के उपनिषद को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है अर्ली वैदिक पीरियड है, मतलब पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। जैसा कि आप लोग को पता है कि वैदिक युग को, वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ही ऋग वैदिक काल है। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी तक का है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए, अर्ली वैदिक पीरियड को समझने के लिए हम लोग इसके पॉलिटिकल लाइफ जो थी, राजनीतिक जीवन जो था, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ का जो सामाजिक जीवन है उसको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें इसके पूर्व वैदिक काल के जीवन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। तो देखिए, इस काल में जो राज्य का मूल आधार था वो क्या था? परिवार। परिवार को ही हम लोग कुल बोल सकते हैं। परिवार मीन्स कुल। ठीक है, तो इसका जो मुखिया होता था, कुलप होता था। आप समझ सकते हो, जैसे पिता, जिस तरह परिवार का मुखिया पिता होता है तो उसी तरीके कुल को आप कुलप से डिनोट करोगे। तो कुल का प्रधान जो होता था वो क्या होता था? कुलप होता था। ठीक है, कुलप गोत्रों से बंधा होता था और गोत्रों के आधार पर गाँव का निर्माण किया जाता था। कुलप किससे? गोत्रों से बंधा होता था। गोत्रों के आधार पर गांव का निर्माण किया जाता था और जिसका प्रधान जो होता था ग्रामीणी होता था। तो कुल का प्रधान कुलप होता था, ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था, और कई गांवों को मिला के विश्व बनता था जिसका प्रधान विश्वपति होता था, और कई विश्व को मिला के जन बनता था और जन का प्रधान जो होता था, मुखिया जो होता था, वो राजन होता था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुल, ग्राम, विश्व और जन, प्रधान, कुलप, ग्रामीणी, विश्वपति और राजन। देखिए, ऋग्वेद में अगर बोला जाए जन का उल्लेख कितनी बार किया गया, जन का उल्लेख किया गया तो 275 बार किया गया। आपको जैसे कि पता है अर्ली वैदिक पीरियड जो है पूर्व वैदिक काल, तो उसको हम लोग उसकी जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त करते हैं। इसी वजह से ऋग्वैदिक काल बोला गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख किया गया कितनी बार है? 275 बार है। अगर जनपद की बात करी जाए तो जनपद शब्द का एक भी बार उल्लेख नहीं किया गया। जन शब्द का उल्लेख 275 बार है, लेकिन जनपद का उल्लेख एक भी बार नहीं है। ओके, पंचजन देखिए क्या है। ऋग्वेद में पंचजन का भी बहुत बार उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत जो आते हैं पुरु, यदु, तुवर्ष, अनु, दिहु। ठीक है, पुरु, यदु, तुवर्ष, अनु, दिहु, ये पंचजन हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस काल के जो लोग थे कबीलाई जीवन यापन करते थे, ग्रुप बना के रहते थे, समूह बना के रहते थे, जिन्हें जन कहते हैं। जिसका प्रधान जो होता था वो क्या होता था? राजन होता। जैसे कि आपने पढ़ा है, कई विश्व मिला के क्या बनते थे? जन बनता था। इस काल में जो था वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था तो थी, फिर भी शासक की योग्यता पे ध्यान दिया जाता था, शासक की योग्यता पे बल दिया जाता था। राजा की सहायता करने के लिए संस्थाएं थीं कई, तो उसमें जो है समिति, सभा, विदत, गण, आपको ध्यान रखना है। समिति, सभा, विदत और गण थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, समिति क्या थी? ये निम्न और समाज जनता की एक संस्था थी। निम्न और समाज जनता, आम लोगों की ये संस्था थी जो कि राजा का चुनाव या हटाने का कार्य करती थी, मतलब इनकी वोटिंग करी जाती थी। इसके अध्यक्ष को क्या बोला? ईशान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो समिति के अगर अध्यक्ष की बात करी जाए तो उसको क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो समिति निम्न और समान जनता की संस्था थी, निम्न लोगों की संस्था थी। ठीक है, आम लोगों की संस्था थी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ऋग्वेद में समिति का जो उल्लेख किया गया कितनी बार किया गया? 9 बार किया गया है। ठीक है, समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया? 9 बार किया गया है। अब आते हैं सभा में। तो जिस तरीके समिति जो थी वो निम्न लोगों की समान जनता की थी, उसी तरीके जो सभा थी वो कुलीन जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। अब आते हैं विदत में। इसका कार्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक होता था, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था ये भी थी। इसमें हर तरह के लोगों की संस्था, आप बोल सकते हो हर तरह के लोग इसमें थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल करी गई थी। देखिए, जो समिति थी वो भी निम्न लोगों की संस्था थी, तो उसमें भी महिला रहती थी। ठीक है, अगर महिलाओं की जगह बोली जाए तो समिति में भी दी गई थी। विदत में
महिलाओं को शामिल किया गया था। इसमें जैसे लूट का माल हो गया, कृषि पैदावार हो गई, उसका बंटवारा करना है, तो इसके लिए संस्था बनाई गई थी। एक तरह से आप बोल सकते हो जो धनराशि थी तो उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे बांटना है, ये सब इसका कार्य था। ओके, और जो विदत थी, तो विदत इन सभी संस्थाओं में सबसे प्राचीन संस्था थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सभा और समिति के बारे में मैंने बोला, इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या बोला गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि जो सभा और समिति है अथर्ववेद में उसे प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया। तो अगर पूछा जाए तो बता सकते सभा और सभापति की प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में उसको बोला गया है। गढ़, तो गढ़ कुलीनों की संस्था ये भी थी। तो आपने ध्यान दिया कि सभा और गढ़ जो है वो कुलीन लोगों की संस्था थी, समिति निम्न लोगों की संस्था थी, और विदत में हर तरह के लोग शामिल थे। ओके, अब आते हैं अधिकारी। तो जो राजा के अधिकारियों में जो मुख्य थे, जैसे पुरोहित हो गए, सेनानी, ये प्रमुख थे। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को क्या बोलते थे? रत्नी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे ध्यान रख लेना, अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। पुरब जो था वो दुर्गपति, ये भी ये नोट पॉइंट आप ध्यान। स्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। उग्र जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो पुरब, दुर्गपति, स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ओके, ऋग्वेद में बलि का उल्लेख किया गया है, तो जो कि प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया गया भेंट था। ध्यान रखिए, ऋग्वेद में बलि का उल्लेख किया गया जो कि प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया गया भेंट था। आप ऐसे कह सकते हो कि राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहते। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। न्याय का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। ठीक है, सेना नियमित नहीं होती थी। ज़रूरत के मुताबिक राजा लोगों को रखते थे और हटाते थे जैसा उनको ज़रूरत होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके धार्मिक जीवन, इसकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो इस काल के जो लोग थे पूर्णतः ईश्वरवादी थे। प्रकृति की ये पूजा करते थे। ठीक है, मतलब देवताओं को ये मानते थे, प्रकृति की ये पूजा करते थे। देवताओं को 3 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के देवता, वायु आकाश के देवता, और अंतरिक्ष के देवता, स्पेस के जो गॉड थे। गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ स्पेस। तो अगर गॉड ऑफ अर्थ देखें, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। देखिए सरस्वती जो नदी है वैसे तो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो सरस्वती नदी की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर जो नदी महत्वपूर्ण थी सभी नदियों में तो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का उल्लेख किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। आपको ध्यान रखना है कि गंगा और यमुना का ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। ओके, तो ये पृथ्वी के हो गए। अब यहाँ पे आते हैं वायु आकाश के देवता। तो सूर्य, वरुण, सविता देव, मित्र, विष्णु, उषा देव। ठीक है, तो सूर्य, वरुण, सवित्र, मित्र, विष्णु, उषा देव। जो वायु आकाश के देवता मतलब आकाश की देवता की बात करें तो सबसे ज़्यादा वही हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता तो इंद्र, वायु, पर्जन्य, मारुत। इंद्र, वायु, पर्जन्य, मारुत। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, जो आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि अग्नि नीचे, सोम वनस्पति, सोम मतलब वनस्पति देवता थे, पृथ्वी ही, बृहस्पति और सरस्वती। ठीक है, नदी ही है। बृहस्पति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आकाश के देवता सूर्य, वरुण, सवित्र, मित्र, विष्णु, उषा और देव। सबसे ज़्यादा जो आकाश के देवता हैं अंतरिक्ष के इंद्र, वायु, पर्जन्य और मारुत। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इन्हें पुरंदर बोला गया है। ठीक है, युद्ध का देवता बोला गया। पुरंदर मीन्स किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो पुरंदर इंद्र किलों को तोड़ने वाला। वर्षा का देवता रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, मधवा, वृत्रहंता कहा गया है। वृत्रहंता क्योंकि इन्होंने बोला जाता है कि अकाल के दानव वृत्त की हत्या करी थी, इस वजह से इन्हें वृत्रहंता कहा गया है।
अग्नि की बात करें तो अग्नि का उल्लेख 200 बार ऋग्वेद में किया गया, इंद्र का 250 बार किया गया। अग्नि जो थे देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। ठीक, नेक्स्ट देवता पे आते हैं। नेक्स्ट है वरुण देवता। तो वरुण देवता जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे। ऋतस्य गोपा, ऋतु अर्थात नैतिक मूल्यों के रक्षक, सृष्टि के नियामक और शासक थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वरुण के बारे में कि जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। ऋतस्य गोपा इस वजह से बोला जाता था क्योंकि ऋत अर्थात नैतिक मूल्यों के रक्षक और सृष्टि के नियामक और शासक थे। ठीक है। सोम जो कि वनस्पति देवता थे। तो सोम का आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ जो था वो सोमरस था, जो कि सोम नामक वनस्पति से तैयार किया जाता था। सोम कौन से वनस्पति देवता थे? ठीक। तो सोम वनस्पति जो थी वो हिमालय की चोटी के मंजुवत से प्राप्त करी जाती। हिमालय की एक चोटी है मंजुवत, वहाँ से प्राप्त करी जाती थी। और आप सोम का अगर उल्लेख बोले तो आपको पता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संपूर्ण जो 100 पूरे के पूरे 144 सूक्त हैं इन्हीं सोम देवता को समर्पित किए गए हैं। तो क्या बोला कि आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ अगर बोला जाए तो वो कौन सा था? सोमरस था। सोम नामक वनस्पति से तैयार किया जाता था। हिमालय की चोटी की एक चोटी थी मंजुवत, वहाँ से प्राप्त करते। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र किया गया है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संपूर्ण जो 144 सूक्त हैं वो इन्हीं सोम देवता को, वनस्पति देवता को समर्पित हैं। देव जो कि आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता के नाम से बोला जाता है। उषा प्रातःकाल की देवी, सूर्य को बोला जाता है सूर्य की यात्रा पथ को खोलती हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, तो इसका भी जिक्र हुआ था। मारुत आंधी तूफान के देवता। ठीक है, तो इतना आपको जो रिलीजियस लाइफ है उसमें इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन क्या था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आर्यों की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? पशुपालन था। ये आपको ध्यान रखना है। आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री था। ऋग्वेद में पशुओं में सबसे अधिक 215 बार घोड़े का उल्लेख किया गया। सबसे अधिक किसका? घोड़े का उल्लेख किया। सिंधु घाटी सभ्यता में 80 पंजर मिले थे, लेकिन उतना कोई घोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो यहाँ पे ऋग्वेद में पशुओं में सबसे अधिक 215 बार घोड़े का उल्लेख किया गया है। इसके बाद गाय का 175 बार उल्लेख है। ठीक है, तो गाय जो थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। ऋग्वेद के अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति जो है गौ शब्द से हुई है। तो गाय जो थी सबसे महत्वपूर्ण पशु थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से शब्दों की जो इम्पॉर्टेंट है जिनकी व्युत्पत्ति हुई है गौ शब्द से। गविष्ठ, गवेषणा, गाय की खोज या युद्ध, इसका मतलब होता है गोपति, गाय का रक्षक। गोमत, धनी व्यक्ति। गोहना, अतिथि। दुहित्र या दुहिता, पुत्री, गाय धोने का काम जो पुत्रियाँ करती थी। अघन्या, गाय ना मारने जाने योग्य। अघन्या इसे बोला गया, गाय जो थी वो ना मारे जाने योग्य पशु थी। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या जो भी उसे घायल कर देता था तो वेदों में ऐसा बोला गया है कि उसे मृत्युदंड और देश से निकाले जाने की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। अगर उसने गाय की हत्या करी या उसमें कुछ भी उसे फ्रैक्चर हो गया तो उसे मृत्युदंड या देश से निकाले जाने की व्यवस्था, देश निकाला दे दिया जाता था। ओके, तो पशुपालन आपको ध्यान रखना है, ये इसका मुख्य आधार था। ठीक है, और गाय सबसे प्रमुख पशु थी। तो गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है और घोड़े का उल्लेख 215 बार हुआ है। आते हैं कृषि पे। तो कृषि का महत्व था लेकिन थोड़ा पशुपालन से कम था। मतलब इसका जो महत्व था वो गौर था, सेकेंडरी था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि के बारे में बोला गया है जिसमें कि 24 कृषि के मंत्र है। तो ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि के बारे में है 24 कृषि के मंत्र हैं। कृषि के मुख्यतः 3 शब्द मिले हैं, उर्दर, धान्य व संपत्ति। ठीक है, ग्रेनरी, सीरियल्स और रिचेस। जिस एकमात्र फसल का उल्लेख किया गया है वो है यौ, जिसे जौ बोला गया। मतलब यौ से अनुमान लगाया गया कि वो जौ ही हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। जो कृषि थी वो वर्षा पे निर्भर थी। तो इसका और जो वहाँ उस समय के जो लोग थे सिंचाई से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, सिंचाई से परिचित नहीं थे। कृषि किस पे? वर्षा पे निर्भर थी। लकड़ी के बने हलों का उपयोग किया जाता था। धातु जो उसमें इम्पॉर्टेंट है
दो धातु की चर्चा हुई, एक सोना एक अयश। तो अयश जो है मतलब सोना तो ठीक है, अयश का कुछ विद्वान बोलते हैं, अयश वर्ड से जो अनुमान लगाते हैं, कुछ विद्वान बोलते हैं अयश को कॉपर बोला गया, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो ब्रॉन्ज मतलब कांसा। कुछ लोग बोलते हैं कि अयश जो है वो तांबा धातु थी, और कुछ लोग बोलते हैं कि कांसा धातु थी। तो जैसा पेपर में आए वैसा आप लोग करिएगा। तो सोना अयस, अयस तांबा भी बोल सकते हो आप उसे, और आप उसे कांसा भी बोल सकते हो। विद्वानों का अपना अलग अलग मत था। निष्क जो था गले में पहने जाने वाला कीमती हार था। उद्योग जो थे वो सीमित थे, जैसे बढ़ईगिरी, रत्तकार, चमकार, इस तरह के उद्योग थे। ठीक है, ऐसा वर्क होता था, लोग बढ़ई का काम करते थे, चमड़े बनाने का, रत्तकार थे उसमें। व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु विनिमय द्वारा होता था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का व्यापार किया जाता था, मतलब व्यापार सीमित था, उच्च स्तर पे नहीं था। और वस्तु विनिमय क्यों होता था? क्योंकि उस समय मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग किया गया है, तो समुद्र का प्रयोग तो किया गया था, लेकिन ऐसा बोला, उससे ये पता चलता है कि जो आर्य जो थे, तो ये वर्ड है, तो बस ये बोला कि आर्य व्यापार से परिचित थे कि नहीं थे, नॉर्मली थे। तो उन्होंने बस ऐसा अनुमान लगाया कि जो ये समुद्र है उसका बस वहाँ पे यूज जो किया गया वो जल के जमाव या जल की जो राशि है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए ये वर्ड का यूज़ किया गया समुद्र का, ना कि व्यापार के लिए वहाँ पे यूज़ किया गया होगा। ठीक है, मतलब देखिए समुद्र के द्वारा व्यापार होता था, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र का जो उपयोग यहाँ पे किया गया है ये व्यापार के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो यूज़ किया गया है वो बस एक नॉर्मली, जैसे जहाँ पे जल का जमाव ज़्यादा है, जैसे कि होता है समुद्र का, और जहाँ पे जल राशि ज़्यादा है, तो उसी वजह से यूज़ किया गया है। इतना फ़िलहाल आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आप ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में इसका यूज़ किया गया था। चलिए अब इसके सोशल लाइफ में आते हैं। देखिए अब आते हैं सोशल लाइफ पे, इसके सामाजिक जीवन पे। तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, पुरुष प्रधान था। आपको ध्यान होना चाहिए, हमने जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पे जो अगर बोलें कि ऋग्वैदिक काल का तो वो क्या था? पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का माँ सत्तात्मक है और यहाँ पे पितृ सत्तात्मक है, पितृ प्रधान था, पुरुष प्रधान था। ठीक है, लेकिन स्त्रियों की अभी यहाँ पे जो स्थिति थी वो अभी भी ठीक थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समाज जो था वो समतावादी था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुखिया जो होता था पिता, कुलप से आप समझ सकते हो, कुलप भी बोला जाता था। परिवार की सबसे छोटी जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, या आप कुल बोलो, जिसका मुखिया पिता या कुलप होता था। स्त्रियाँ पति के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, जैसे यज्ञ में बैठती थीं। ठीक है, पूजा वगैरह होती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह होता था। ठीक है, जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसका पुनर्विवाह होता था। ऐसा जो विधवा होती थी अपने पति के मर जाने पे अपने देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियाँ जो थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में सिक्ता, लोपामुद्रा, विश्वावरी, घोषा, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अमाजू, जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, इसमें अमाजू वर्ड का यूज़ होता है, तो आपको ध्यान रखना है अमाजू वर्ड का यूज़ हुआ। तो अमाजू किसको बोलते? जो स्त्रियां जीवन भर शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू बोला जाता था। संयुक्त परिवार होते थे, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, बाबा, परबाबा, बच्चे, नाती पोते सब एक साथ रहते थे। वर्ण व्यवस्था जो होती थी कर्म आधारित थी, मतलब इसका जो आधार था वो कर्म था, ना कि जन्म था। ठीक, जैसे आज जो है जन्म आधारित है, लेकिन तब कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि ब्रह्मा के क्रमशः बोला गया। उसमें मुख से, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया गया, वास, अधिवास, उष्णेस। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ये छोटे छोटे वर्ड पूछ जाते हैं, नीवी किसे बोला? अंदर पहनने वाले कपड़े को, जो इनर क्लॉथ होते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। उस समय दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन समान थी, वो यूरोपियन दास प्रथा की जैसी नहीं थी। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। सरस्वती नदी, जैसे आपने पढ़ा था कि सरस्वती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें ऋग्वैदिक काल में। गंगा यमुना का सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है, तो और भी जो नदियाँ हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो इधर प्राचीन नेम है और इधर जो आज की आधुनिक नेम। ठीक है,
तो जो वितस्ता है, वितस्ता को झेलम, परुष्णी रावी नदी है, सिंध सिंधु, अस्कनी चिनाब, द्रजती घग्गर, सतुर्दी सतलज, क्रुमु कुर्रम ये अफ़गानिस्तान की है, सदा नीरा गंडक, सुरसती सरस्वती, कुंभ काबुल अफ़गानिस्तान की, विपासा व्यास, गोमती गोमल ये भी अफ़गानिस्तान, सुवस्तु स्वात, ठीक है, ये भी बाहर की है अफ़गानिस्तान की। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैंने ये टिक कर दिया है, वितस्ता नदी झेलम, इसका नेम भी इम्पॉर्टेंट है, परुष्णी रावी, सिंध सिंधु, अस्कनी चिनाब, द्रजती घग्गर, सुतर्दी सतलज, क्रुमु कुर्रम, सदा नीरा गंडक, सुरसती सरस्वती, कुंभ काबुल, विपासा व्यास, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज में पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का उत्तर वैदिक काल हम लोग उसमें पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।